बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अपनी पुस्तक राजनीति सिद्धांत के अध्याय संख्या 5 अधिकार का। क्या है अधिकार? हमने बहुत बार सुना है अधिकार शब्द के बारे में, लेकिन असली मायने में क्या होते हैं अधिकार? क्या दे सकते हैं हम इनकी परिभाषा? कौन सी हमारी मांगे, कौन सी हमारी चाहतें अधिकार के दायरे में आती हैं और कौन सी हमारी इच्छाओं को हम हमारा अधिकार नहीं कह सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि इस अध्याय के अध्ययन के बाद कौन कौन सी बातें आप जान पाएंगे, कौन कौन सी बातें आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम समझ पाएंगे कि हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या है, अर्थात क्या अर्थ है जब हम अधिकार की बात करते हैं। जब हम मांग करते हैं कि नहीं ये तो हमारा अधिकार है, नहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो क्या आशय होता है इस बात का, अधिकारों के दावे का। अगला हम जान पाएंगे कि हमारे अधिकारों के दावे की बुनियाद क्या है, कि किस बुनियाद पर, किस आधार पर हम हमारे अधिकारों का दावा करते हैं। ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा आधार है जिस पर हम ये दावा करते हैं कि अधिकार हैं वो हमें मिलने ही चाहिए। और फिर अधिकारों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है कि वो इतने महत्वपूर्ण हैं। आखिर वो कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनकी वजह से अधिकार इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली द्वारा ये अपनाए जाते हैं और विश्व में लगभग हर समुदाय द्वारा इन अधिकारों की मांगों हेतु समर्थन किया जाता है। और जहां अधिकार नहीं मिलते हैं वहां संघर्ष भी होते हैं। तो क्यों अधिकारों के लिए इतने संघर्ष, क्यों अधिकारों की इतनी मांग, क्यों अधिकारों के लिए इतने कानून, इन सब बातों का उत्तर हम जान पाएंगे इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद में। तो चलिए अब देखते हैं कि अधिकार है क्या। अधिकार एक दावा है जिसका औचित्य सिद्ध होता हो, अर्थात एक औचित्य पूर्ण दावा अधिकार कहलाता है। जैसे कि आप ये दावा कर सकते हैं कि मुझे पढ़ना है, और जो क्योंकि हमारी सरकार ने भी अब शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया है, तो आपका ये दावा अधिकार बन जाता है कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई कहीं की अपन भर्ती निकली है और उस भर्ती की जो योग्यताएं मांगी गई हैं उस नौकरी के लिए, तो उसकी योग्यताएं आप पूर्ण करते हैं और किसी भी कारण से आपको उस भर्ती के लिए आवेदन नहीं करने दिया जाता है। मान लीजिए कोई आपको आवेदन करने से रोकता है आपकी जाति के आधार पर या आपके धर्म के आधार पर, किसी भी कारण से, तो आप अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं इस नौकरी के लिए जो वांछित योग्यता है वो रखता हूँ, तो मुझे भी आवेदन करने का अधिकार है। तो कोई भी औचित्यपूर्ण दावा जो आप करते हैं वो अधिकार कहलाता है। यहाँ औचित्यपूर्णता की बात हमने क्यों की? क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति ये दावा करे कि आज तो उसका मन किसी और के घर में सोने का है या किसी और के घर में रहने का है, तो क्या आप उसके इस दावे को अधिकार कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। तो इसलिए ऐसा दावा जो कि औचित्यपूर्ण हो, जिसका कोई औचित्य सिद्ध होता हो, जिसका कोई उद्देश्य सिद्ध होता हो, वो अधिकार कहलाता है। तो अधिकार में वे बातें आती हैं जो सम्मान और गरिमा के जीवन के अवसर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति आपका अपमान करे तो आप उसको मना कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि एक सम्मानपूर्ण, एक गरिमापूर्ण जीवन जीना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। तो अधिकार में वो बातें भी आती हैं जिससे कि प्रत्येक मनुष्य एक गरिमामयी, एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। अधिकार हमारी बेहतरी के लिए भी आवश्यक हैं, क्योंकि अधिकार से ही हमें प्रतिभा और विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। बहुत सारे अधिकार हैं, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वो समानता का अधिकार है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो आजीविका प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हमारे जीवन की बेहतरी के लिए, हमारे जीवन बसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और क्या है अधिकार? अधिकार ये बताते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते हम किसके हकदार हैं। अर्थात मनुष्य होने के नाते ही एक गरिमापूर्ण जीवन जीना, एक सम्मानपूर्वक जीवन जीना, इस अधिकार के आप अधिकारी हो जाते हैं। और एक नागरिक होने के नाते राष्ट्र द्वारा हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राष्ट्र कानूनन रूप से हमारे जीवन की सुरक्षा करता है। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमें प्राप्त होती हैं। तो अधिकार हमें ये बताते हैं कि मनुष्य होने के नाते हम किन बातों के हकदार हैं, नागरिक होने के नाते हम किन बातों के
अधिकारी हैं, किन बातों के हकदार हैं, कौन सी बातें रखने का, कौन से मतलब कहें कि अपन मांगे पूरी होने का हक रखते हैं। अब अपन जानते हैं कि अधिकार आखिर होते क्या हैं। हम वहाँ तक पहुँचें कि अधिकार क्या होते हैं, इससे पहले हमें एक समझ विकसित करनी है। वो क्या समझ विकसित करनी है कि जिसके लिए व्यक्ति स्वयं को हकदार समझता है और जिसका बतौर अधिकार उल्लेख किया जाता है, इन दोनों के बीच में फर्क होता है। अर्थात व्यक्ति स्वयं को किस बात का हकदार समझता है और बतौर अधिकार जिस बात का उल्लेख किया जाता है, उसमें फर्क हो सकता है। आवश्यक नहीं है हमेशा फर्क हो, लेकिन फर्क हो सकता है। हो सकता है कि व्यक्ति अपने आप को और कहें कि किसी भी चीज़ के लिए हकदार समझ सकता है। हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति ये समझने लग जाए कि उसको और एक कहें कि वाहन रखने का वो अधिकार है, मतलब अधिकारी है, चाहे कुछ भी हो मनुष्य होने के नाते, और इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए कि मेरे पास एक वाहन हो। लेकिन वो बतौर अधिकार उल्लेख किया जाए, अर्थात हमारा राज्य अधिकारों में इस बात को शामिल करे कि भाई मेरे सभी नागरिकों के पास एक एक वाहन होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो मनुष्य स्वयं को किसी भी बात के लिए हकदार समझ सकता है, लेकिन बतौर अधिकार किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है, इन बातों में फ़र्क होता है। अर्थात हम जिस चीज़ के लिए अपने आप को हकदार समझते हैं और जिन बातों का हमें हक मिलता है, इनमें फ़र्क होता है। देखिए, जैसे स्कूल में विद्यार्थियों को उनकी पसंद की पोशाक पहनने की इच्छा हो सकती है कि वो हकदार मान सकते हैं अपने आप को विद्यार्थी कि भाई हम हमेशा एक ही जैसी ड्रेस नहीं पहनेंगे, हमारी जो अलग अलग ड्रेसेज हैं उनको हम स्कूल में पहन के जाना चाहिए, हमारा जाना चाहते हैं, ये हमारा हक है। वो अपने आप को इस बात का हकदार मान सकते हैं, लेकिन बतौर अधिकार इसको शामिल किया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। अपने वांछित समय पर स्कूल पहुँचने की इच्छा भी विद्यार्थी जता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हम तो हमारी मर्जी होगी तब स्कूल आएंगे, ये हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है हमारे राष्ट्र से। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही हमें इस बात की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम किस समय विद्यालय पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है आप इस बात का स्वयं को हकदार समझें, लेकिन कानूनन ये नहीं हो सकता, कानूनन रूप से ये मांग सही भी नहीं है, इसलिए बतौर अधिकार इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। अर्थात हम अपने आप को किस बात का हकदार समझते हैं और कौन सी बातें बतौर अधिकार हमें मिलती हैं, इनमें फ़र्क होता है। यदि कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह होता है तो उसे भी अधिकार नहीं माना जा सकता। बिल्कुल जैसे कि नशीली दवाओं का सेवन है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि मेरे पैसे हैं, मैं खा रहा हूँ, मेरा ही स्वास्थ्य खराब हो रहा है, किसी को क्या दिक्कत है, इस बात की तो मुझे आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन वो आपका अधिकार नहीं है। इसलिए नशीली दवाओं का सेवन करना, धूम्रपान करना, ये अधिकार में नहीं आते हैं। अर्थात हम स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाली अगर कुछ कार्य करें तो हम उनके हकदार नहीं हैं। अर्थात हम ना स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही हमारे आसपास के लोगों को। ऐसी मांगें जो हानि पहुंचाने वाली हों, वो कभी भी अधिकार नहीं हो सकती हैं। जैसे कि नस्ली दवाओं का सेवन है, जैसे कि धूम्रपान है। आगे अपन देखते हैं कि ये अधिकार आते कहाँ से हैं, आखिर कहाँ से इन अधिकारों की उत्पत्ति होती है, कौन हमें वो अधिकार प्रदत्त करता है। तो देखिए, बात करते हैं अपन 17वीं 18वीं शताब्दी की, जब अधिकारों की मांग बहुत पुरजोर तरीके से उठने लगी थी। उस वक्त विचारकों ने अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार बताया, ईश्वर प्रदत्त अधिकार बताया। क्या कारण था इसका? क्योंकि उस वक्त जो तानाशाही शासन व्यवस्था थी, जो कि अत्याचारी शासक थे, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए इन अधिकारों का उल्लेख किया गया था, उनकी सत्ता को कमजोर करने के लिए कि भाई क्योंकि ये अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं, क्योंकि ये अधिकार मनुष्य होने के नाते ही प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होते हैं, इसलिए इन पर कोई भी शासक, कोई भी राजा, कोई भी सत्ता प्रतिबंध नहीं लगा सकती, इन अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकती। देखते हैं अपन, हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं और इन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता है। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने के लिए किया गया था, क्योंकि जो राज्य थे वो स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग करते थे, तो उनका विरोध करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। 3 प्राकृतिक अधिकार थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार।
इन तीनों अधिकारों का प्राकृतिक अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया और जो राज्य सत्ता थी उसके ऊपर एक तरह से अपन कहें कि सीमा बांधी गई कि इन अधिकारों को कोई भी राज्य सरकार, कोई भी सत्ता, कोई भी शासक नागरिकों से छीन नहीं सकता है। और क्योंकि सारे के सारे बाकी अधिकार इन्हीं अधिकारों से निकलते हैं, इसलिए प्राकृतिक अधिकारों को हम बुनियादी अधिकार भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो प्राकृतिक अधिकारों की बजाय मानवाधिकारों शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इस बात पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है कि कोई भी अधिकार प्रकृति प्रदत्त नहीं है, अपितु अधिकार वो हैं जो कि मनुष्य ने अपने जीवन को अच्छा, बेहतर और प्रगति पथ पर अग्रसर बनाने के लिए जिन अधिकारों की स्थापना की है, जिन अधिकारों को खोजा है। अर्थात मनुष्य होने के नाते ही हम कुछ अधिकारों के अधिकारी हो जाते हैं, तो वो हैं मानवाधिकार, जिसके पूरे विश्व में आज पुरजोर तरीके से चर्चा होती है। पुरजोर तरीके से इन मानवाधिकारों की मांग उठती है और इन मानवाधिकारों के आधार पर ही बहुत सारे अमानवीय कृत्यों पर रोक लगाने की मांगें की जाती हैं। चलिए देखते हैं। प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग आज किया जाता है। अधिकारों को ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा था या स्वयं ही पाया था। अधिकार वो गारंटी हैं जो कि अच्छा जीवन जीने के लिए मनुष्य ने स्वयं खोजे और स्वयं पाए थे। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता सभी लोग मनुष्य होने के मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। क्या है मूल अधिकारों के पीछे की मूल मान्यता? कि हम केवल मनुष्य हैं, इस नाते ही हम बहुत सारे बातें पाने के, बहुत सारे अपन कहें कि एक सम्मानपूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन जीने के, यानी कि मनुष्य होने के नाते ही कुछ बातों के अधिकारी हम हो जाते हैं और वो अधिकार मानवाधिकार कहे जाते हैं। एक मानव के रूप में हर व्यक्ति का एक विशिष्ट एक पहचान है, एक विशिष्ट उसका महत्व है। कोई भी मनुष्य नौकर बनने के लिए, दास बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। प्रत्येक मनुष्य अपनी एक प्रतिष्ठा लेकर आता है, अपनी एक गरिमा लेकर आता है और इसलिए मनुष्य होने के नाते ही वो उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने और अपनी गरिमा का सम्मान पाने के योग्य है। तो चलिए देख लेते हैं अपन मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र के बारे में। जो ये मानवाधिकारों की मांग उठी, तो इस मांग पर आधारित 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों का एक सार्वभौम घोषणा पत्र जारी किया गया। तो क्या गारंटी देता है ये सार्वभौम घोषणा पत्र मानव अधिकारों का? ये उन दावों को मान्यता देता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। अर्थात सार्वभौम अधिकारों के घोषणा, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के अंतर्गत उन दावों को मान्यता प्राप्त है। कौन से दावों को? जिनको विश्व समुदाय एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक समझता है। ये मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र की जो मांग है, मतलब कि मानवाधिकारों की जो मांग है वो उत्पीड़ित लोगों द्वारा की जाती है। क्या करते हैं उत्पीड़ित लोग? की जो मानवता है उसकी अवधारणा की पुनर्व्याख्या की जाए और इस प्रकार से पुनर्व्याख्या की जाए कि अब मानवाधिकारों के पात्र व्यक्तियों में इन उत्पीड़ित लोगों को भी शामिल कर लिया जाए। उन कानूनों को चुनौती दी जाती है इन मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के आधार पर। कौन से कानून? जो कि व्यक्तियों को, मनुष्यों को अधिकारों से वंचित करने वाले हैं। अर्थात मनुष्यों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनसे वंचित करने वाले कानूनों को चुनौती अब दी जा रही है इस सार्वभौम अधिकारों के घोषणा पत्र के आधार पर। अब खतरे और चुनौतियां ज्यों-ज्यों समाज में बढ़ती जाती हैं, ज्यों-ज्यों राष्ट्र में खतरे बढ़े हैं, ज्यों-ज्यों समाज में खतरे बढ़े हैं, ज्यों-ज्यों मनुष्यों का जीवन मुश्किल हुआ है, त्यों-त्यों ये सूची और बढ़ी है। आज हम देखते हैं पर्यावरण संकट हमारे पूरे विश्व पर मंडरा रहा है। ओजोन परत का जो छिद्र है वो बड़ा हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, सागर प्रदूषित हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें भी अब मानवाधिकारों की सूची में शामिल होने लगी। अर्थात स्वच्छ
स्वच्छ वायु अब मानव का एक अधिकार होने लगा, स्वच्छ पर्यावरण मानव का एक अधिकार होने लगा। तो ज्यों-ज्यों खतरे बढ़ते हैं त्यों-त्यों मानवाधिकारों की सूची भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। अब देखिए, मानवाधिकारों का हमने एक घोषणा पत्र तैयार कर दिया, मानवाधिकारों की हमने सूची तैयार कर ली और हमने ये मान लिया कि इस सूची के अंदर जो जो भी अधिकार हैं उनका हर एक मनुष्य पाने का अधिकारी है। लेकिन केवल इस तरह की घोषणा से कुछ नहीं होना, इस तरह के घोषणा पत्र से कुछ नहीं होना, क्योंकि अधिकारों की नैतिक और औपचारिक घोषणा से भी इसका सार्थकता नहीं है तब तक कोई राष्ट्र कानूनन रूप से इनको लागू ना करे और इस बात के लिए प्रतिबद्ध ना हो कि ये सारे के सारे अधिकार मेरे नागरिकों को मिलने चाहिए। अर्थात एक राज्य सत्ता इन मानवाधिकारों को मान्यता दे और अपने राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार देने का प्रयास करे, तब इन अधिकारों की घोषणा की सार्थकता होती है। देखते हैं, मानवाधिकारों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, लेकिन इनकी सफलता निर्भर करती है सरकार और कानून के समर्थन पर। जब तक कोई सरकार, जब तक कोई कानून इनको समर्थन नहीं देगा, तब तक इस घोषणा की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। अनेक देशों के संविधानों में अधिकार शामिल रहे हैं और मानवाधिकारों की घोषणा की अगर हम बात करें तो अनेक देशों ने बाद में अपने अपने जो संविधान है उनके अंदर मूल अधिकारों को शामिल किया है। भारत ने भी हमें 6 मूल अधिकार दिए हैं जिनकी रक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है। तो देखिए, कुछ खास अधिकारों को संवैधानिक मान्यता भी दी गई है, अर्थात संविधान में जिन अधिकारों को शामिल कर लिया गया उनको एक बुनियादी महत्व प्राप्त हो गया और वो महत्व उन अधिकारों को इतना प्रभावशाली बना देता है, इतना मजबूत बना देता है कि वो नागरिकों के लिए प्राप्त करना एक तरह से उनका बुनियादी अधिकार है कि वो अधिकार नागरिकों को मिलने ही मिलने चाहिए। जैसे कि हमारे भी 6 मूल अधिकार हैं जो हमें प्राप्त होते हैं और अगर कोई उन अधिकारों से हमें वंचित करने का प्रयास करता है तो न्यायालय हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है। अधिकार ऐसे दावे हैं जिनकी कानूनी और संवैधानिक मान्यता महत्वपूर्ण है। अर्थात अब हम देखते हैं यहाँ अधिकार की परिभाषा निकल कर आई है कि अधिकार क्या हो गए। अब अधिकार वो दावे, वो मांगे हो गई जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात अधिकार क्या कहलाता है? नागरिकों की वो दावे, वो मांगे जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाए, अधिकार कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है अधिकार। अधिकार हैं वो दावे हैं, मांगे हैं, किसकी? नागरिकों की। और किससे? राज्य से। मतलब कि राज्य से नागरिक दावे करते हैं, मांगे करते हैं और जब उन मांगों को कानूनी मान्यता मिल जाती है, जब उन दावों को कानूनी मान्यता मिल जाती है तो वो अधिकार बन जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ अधिकार एक वैधानिक दायित्व भी है। ये वैधानिक दायित्व राज्य को ये बताता है कि क्या कार्य उसके लिए करनीय है और क्या कार्य उसे नहीं करने हैं, क्योंकि अब राज्य है वो एक वैधानिक दायित्व में बंध गया। जैसे ही हमें अधिकार प्राप्त हुआ गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का, तो अब राज्य को एक वैधानिक दायित्व ये बंध गया कि राज्य बिना किसी व्यक्ति को कारण बताए, बिना किसी कारण से गिरफ्तार नहीं कर सकता है। गिरफ्तार करने के बाद में नियत समय बाद में उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो एक तरह से ये वैधानिक बंधन भी हो गए राज्य के ऊपर हमारे अधिकार। इसके साथ ही अधिकार अंकुश लगाते हैं राज्य की उस प्रवृत्ति पर, राज्य के उस कार्यों पर जो कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों को कम करते हैं। अर्थात अधिकार क्या हो गए? जो कानूनन अधिकार हैं, जिनको कानून में, जिनको संविधान में जगह दी है, वो एक अंकुश, एक नियंत्रण है। किस पर नियंत्रण है? राज्य पर नियंत्रण है कि राज्य अब कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि नागरिकों की स्वतंत्रता का, नागरिकों की समानता के अधिकार का वंचन हो रहा हो।
देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्य पर अंकुश अधिकार लगा देते हैं और अब राज्य को ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो कि लोगों की भलाई के लिए हैं। तो देखा आपने, अधिकार ना सिर्फ नागरिकों के मांगे, दावे और उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले एक कानून है, अपितु ये राज्य के ऊपर नियंत्रण करने वाले, राज्य को वैधानिक दायित्व में बांधने वाले भी हैं। तो अब अपन लेते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जानते हैं कि आपने कितना जाना अपने इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला तो प्राकृतिक अधिकार क्या हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। प्राकृतिक अधिकार अर्थात 17वीं-18वीं शताब्दी में ये बात चली थी कि प्रकृति से ही हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जो है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और चूंकि ये अधिकार हमें ईश्वर प्रदत्त या प्रकृति प्रदत्त हैं, इसलिए कोई भी इन्हें छीन नहीं सकता है। मानवाधिकार का घोषणा पत्र कब लागू किया गया था? अभी अभी हमने जाना, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया था और इसमें वो अधिकारों की सूची है जो अधिकार मनुष्य होने मात्र से ही हमें प्राप्त होने चाहिए। मनुष्य होने मात्र से व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए? व्यक्ति को उसकी जीवन का अधिकार, व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए उचित अवसरों का अधिकार। तो इस तरह के बहुत सारे अधिकारों की सूची आप बना सकते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते और उसके प्रतिभा को आगे लाने के नाते और योग्यता के संपूर्ण विकास के नाते कौन कौन से अधिकार उसे प्राप्त होने चाहिए, इसका उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।